तो बच्चों ये अरिहंत का नया सैंपल पेपर हमें रिवीजन में स्टार्ट करना है। ये इसे भी बंद कर देना। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा NCERT के अकॉर्डिंग वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, 15-15 क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, यानी 105 क्वेश्चन तो हैं आपके जो आपके सिंपल सिलेबस के हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट है, पूरे आपके मॉक टेस्ट पेपर है, उनका रिवीजन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इन्हें ही सॉल्व करेंगे बच्चों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब जो हमने और सैम्पल पेपर सॉल्व किए ना उनसे बेहतर है इसका लेवल। अच्छे से आप देखिएगा। देखो आप, जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है आपको, 5 balls named A to E are suspended using separate threads. Pair AB, BD, DA show electrostatic attraction while pair BC and DE show repulsion. Therefore, the ball A must be. ठीक है, तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि अट्रैक्शन कहाँ काम करता है। प्लस और माइनस के बीच एक और जगह अट्रैक्शन काम करता है, जब एक बॉडी न्यूट्रल हो और दूसरी बॉडी पर चार्ज हो। अगर एक बॉडी न्यूट्रल है और दूसरी बॉडी पर चार्ज है ना, तो वहाँ भी अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, अब जैसे 5 बॉल हैं आपके पास में, A, B, C, D और ये हो गई E। ठीक है, सबसे पहले आपसे ये कहा कि भाई ए बी के बीच में काम कर रहा है अट्रैक्शन, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है। सो हमने लेट कर लिया कि बी पर मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। बी पर कैसे चार्ज मान लिया, और ए को मैंने न्यूट्रल मान लिया। अगर बी पर पॉजिटिव है और ए न्यूट्रल है, बताओ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। उसके बाद में है बी डी। क्या है? बी पर कैसा चार्ज है? डी पर मैंने मान लिया नेगेटिव। क्या मान लिया? अगर दोनों में अट्रैक्शन है तो पक्का एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, तभी तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, नहीं तो कहाँ से अट्रैक्शन होगा। एक है हमारे पास में डी ए। क्या है बेटा? अब बताओ डी पर कैसा चार्ज है और ए कैसी है? न्यूट्रल। तो नेगेटिव भी न्यूट्रल को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो 3 पेयर तो सेटिस्फाई कर गए हमारे, 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हमारी। अब बताइए बीसी में क्या काम कर रहा है? रिपल्शन। क्या काम कर रहा है? अब बताओ बी पर कैसा चार्ज है, सी पर कैसे चार्ज हो गया? तो बी और सी में काम करेगा क्या? रिपल्शन। अच्छा बताइए डी और ई में क्या काम कर रहा है? यहां भी रिपल्शन। डी पर कैसा चार्ज है और ई पर कैसा है? तभी तो इनके बीच में रिपल्शन काम करेगा। यानी अगर ए वाली बॉडी हमारी न्यूट्रल हो, यानी ए वाली बॉडी पर कोई चार्ज ही ना हो, तब ये जो कंडीशन है ये हमारी सभी जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, इन सभी पॉइंट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन, इसके और इसके बीच में भी अट्रैक्शन काम कर रहा है। समझ आ रही बात? इन दोनों के बीच में रिपल्शन काम कर रहा है और इन दोनों के बीच में रिपल्शन काम कर रहा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए वाली बॉडी को हम कैसा मान लें? ए वाली बॉडी को हम न्यूट्रल मान लें। तो साफ हो गया, ए वाली बॉडी हमारी न्यूट्रल है। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा आपका। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर, प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, आपको 2 चार्ज दिए गए हैं। एक चार्ज है आपके पास में प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है आपके पास में प्लस 2 कैपिटल क्यू। इसके बीचों बीच एक चार्ज रखा है, यह है प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो प्लस स्मॉल क्यू है ये कहाँ जाने वाला है। एक बात बताइए, ये जो प्लस कैपिटल क्यू है और प्लस स्मॉल क्यू है, प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? और प्लस 2q प्लस क्यू को भी रिपेल करेगा। लेकिन ज़्यादा खतरनाक रिपल्शन किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। बोलो है या नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर ज़्यादा रिपल्शन लगाएगा ज़्यादा रिपल्शन। अगर ये यहाँ पर ज़्यादा रिपल्शन लगाएगा तो ये जो स्मॉल क्यू वाला चार्ज आपको दिख रहा है ये धीरे 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 इधर चलना स्टार्ट कर देगा। बोलो कर देगा नहीं कर देगा? तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो? सी, इट विल मूव टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज प्लस क्यू एंड देन कम्स टू रेस्ट। ठीक है, क्योंकि बीच वाले चार्ज पर इस तरफ ज्यादा रिपल्शन काम करेगा
जिसकी वजह से बीच वाला चार्ज धीरे 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 इधर चलना स्टार्ट कर देगा और फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। फाइनली काहे में आ जाएगा? ये कंडीशन हमारी काम करेगी बच्चों, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं हम सवाल नंबर 3 पर। देखो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है। इसमें थोड़ा सा काम हम लोगों को करना पड़ेगा यार। मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कैसा है, फिर कोशिश करिएगा कि आप अपने आप निकालें इस सवाल को, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये भी दे रखी है x, ये जो डिस्टेंस है ये भी दे रखी है x। इस P वाले पॉइंट पर रखा है इतना चार्ज प्लस Q। तो आपको बताना है कि किस केस में मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। अच्छा बताओ यहाँ कैसा चार्ज है? ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये फोर्स काम करेगा इधर। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। तीनों फोर्स इधर काम कर रहे हैं। अच्छा बताओ इसने यहां पर कितना फोर्स अप्लाई किया? K। चार्ज कितना है? कैपिटल Q। चार्ज कितना है? स्मॉल q। बोलो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये भी x है, x x x 3x का होल स्क्वायर। ये इसे इस तरफ रिपेल कर रहा है, कितना फोर्स काम करेगा? K कैपिटल Q स्मॉल q। बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2x का होल स्क्वायर प्लस K। चार्ज कितना है? कैपिटल Q स्मॉल q। बोलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? x स्क्वायर। यहां पर टोटल फोर्स इतना काम कर रहा है। समझ आ रही बात? अब एक और देख लेते हैं। ये डिस्टेंस भी कितनी है? x। ये डिस्टेंस ये प्लस q इसे करेगा रिपेल। अरे करेगा, ये इसे क्या करेगा? और ये प्लस q इसे क्या करेगा? ये माइनस q इसे क्या करेगा? दो इधर काम करेंगे, एक इधर काम करेगा। समझ आ रही बात? अब देखो दो इस तरफ जो काम करेंगे वो कितने होंगे? इसकी वजह से यहां फोर्स काम करे, सॉरी इसकी वजह से यहां फोर्स काम करेगा K कैपिटल Q स्मॉल q 3x का होल स्क्वायर। इसकी वजह से यहां कितना फोर्स काम करेगा? K कैपिटल Q स्मॉल q 2x का होल स्क्वायर माइनस q, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। समझ आ रही है बात? ऐसे यहां निकालेंगे फोर्स, ऐसे ही यहां निकालेंगे फोर्स। चारों केस में जहां सबसे ज्यादा फोर्स आएगा वो तो हो गया मैक्सिमम, उसके बाद वाला उससे कम, उसके बाद वाला उससे कम, उसके बाद वाला उससे कम। ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को लगाना है। बोलो समझ आया नहीं आया? आई थिंक सबसे ज्यादा तो इसी केस के अंदर आएगा, फर्स्ट वाले में ही, ठीक है। बाकी सेकंड नंबर पे आप चेक कर लीजिएगा कि किस में आने वाला है। चेक कर लेना, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। चेक कर लेना, ऐसे नहीं निकाल पाओगे, चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा कि कहाँ फोर्स होने वाला है मैक्सिमम और कहाँ होने वाला है मिनिमम। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? एक आपको दे रखा है पॉजिट्रॉन, एक आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर बता दोगे आप। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो पक्का पॉजिट्रॉन एक तरफ जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो तय हो गया कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों का मास भी सेम होता है। मास क्या होता है? मास सेम होने की वजह से दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम होगा। तो 3 पॉइंट काम करेंगे भाई। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, फर्क सिर्फ उनके चार्ज के नेचर का है। एक पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। एक पर कैसा चार्ज है? दोनों पर फोर्स भी सेम काम करेंगे, दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे एक दूसरे की, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप लोग जहां दोनों पर फोर्स भी सेम काम करे, दोनों पर फोर्स भी सेम काम करे और दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाए। देखो ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास में E। ये रखा है नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और ये रखा है पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिट्रॉन, ये किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। दोनों पर सेम फोर्स काम करेंगे, सेम एक्सीलरेशन होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन होगी। समझ आ रही है बात? कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा? फोर्स इज इक्वल इन सेम डायरेक्शन, नहीं भाई अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ओनली, इक्वल एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास में कि जो फोर्स काम करेंगे वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। बोलो समझ आया नहीं आया? और दोनों बॉडीज एक दूसरे यानी दोनों पार्टिकल एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 को देखकर इसके आंसर का पता लग जाता है। आप इसकी इक्वेशन को ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, और इक्वेशन को जरा ध्यान से देखकर ये बताओ कि ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ। सिग्मा का मतलब होता है कि चार्ज को आपने सरफेस पर फैलाया है। किस पर फैलाया? तो साहब ये तो तय हो गया कि चार्ज को हमने सरफेस पर फैलाया है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला आपके सामने बना हुआ है ना बच्चों, ये गॉस की थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। यानी इस फॉर्मूले को निकालने के लिए गॉस की थ्योरम का भी इंपॉर्टेंट और अहम रोल है। समझ आ रही बात आप लोगों को? तो एक तो हमने चार्ज को सरफेस पर फैलाया है, गॉस की थ्योरम है, तो गॉस की थ्योरम तो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होती है, तो आपने चार्ज को क्लोज सरफेस के ऊपर फैलाया है। किसके ऊपर फैलाया है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखिए कौन सा है क्लोज सरफेस वाला पॉइंट? डी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? भाई सिग्मा को देखकर ये तो हमें पता चल गया, सिग्मा दिख रहा है आपको यहाँ पर? सिग्मा को देखकर पता चल गया कि हमने चार्ज को सरफेस पर फैलाया है। ठीक है, अब ये जो लॉ बना है ना आपके सामने, ये सही मायने में इसे हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ विद द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। इसे हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। यानी गॉस थ्योरम को सेटिस्फाई, गॉस थ्योरम का यूज करके हमने कूलम्स लॉ को प्रूव किया है। और गॉस की जो थ्योरम है वो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। यानी आपने क्लोज सरफेस के ऊपर, ये बाय गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लोज सरफेस के ऊपर आपने चार्ज को फैलाया है। किसके ऊपर फैलाया है? क्लोज सरफेस के ऊपर। तो यहां आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ आ गई बात आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड क्यूब। देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, चाहे आपके पास में सॉलिड क्यूब हो, सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड कोन हो या सॉलिड स्फीयर हो, समझ आ रही बात? हर एक कंडीशन के अंदर गॉस की थ्योरम काम करती है। और गॉस की थ्योरम काम करने के लिए सबसे जो अहम रूल है वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ का। गॉस की थ्योरम वहां काम करती है जहां इनवर्स स्क्वायर लॉ काम करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब यह है जो फोर्स होगा वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही बात? अब हम में से बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, लेकिन हम सच में ये नहीं जानते कि कौन सा ग्राफ किस कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इन दोनों ग्राफ को ध्यान से देखो, आप इन दोनों ग्राफ को ध्यान से देखो। ये ग्राफ थोड़ा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ये ग्राफ बहुत तेजी के साथ में नीचे जा रहा है। तो ये ग्राफ बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और ये ग्राफ तब बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, सुनिए ध्यान से। आपको दे रखा था सॉलिड क्यूब, दे रखा है, आपने सॉलिड क्यूब का नाम सुना और झट से आपने ये कह दिया कि साहब सॉलिड क्यूब है, पक्का गॉस थ्योरम सेटिस्फाई होगी इससे। चार्ज सॉलिड क्यूब है, गॉस थ्योरम सेटिस्फाई होगी। जहां गॉस थ्योरम सेटिस्फाई होती है वहां इनवर्स स्क्वायर लॉ काम करता है। कौन सा लॉ काम करता है? और इनवर्स स्क्वायर लॉ ये है, ना कि ये है। समझ में आ रही बात? तो बताइए सी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मतलब ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये ग्राफ किसका है और ये ग्राफ किसका है। अरे समझ आ गया? तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 7, इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है इन लोगों ने आंसर बनाने में। ये जो पॉजिटिव चार्ज लाइंस आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये लाइंस दिख रही हैं आपको, इसकी सारी लाइंस कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। बाकी के जो दो बच गए ना, इसकी सारी की सारी लाइन क्या तो बाहर की तरफ होंगी, या इसकी सारी बाहर की तरफ होंगी। दो दे रखे हैं ना आपको, ये देखो एक एरो अंदर की तरफ दिख रहा है आपको, तो ये एरो अंदर की तरफ नहीं होगा, ये एरो कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। ये बनाने में इन्होंने मिस्टेक की हुई है। अब देखो आपके पास में ये सिलेंड्रिकल बॉडी है बच्चों, कुछ इस तरीके से, और इस सिलेंड्रिकल बॉडी का ये अपर सरफेस है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेगी बाहर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगी बाहर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगी बाहर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगी बाहर जाएगी। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइंस निकलेंगी यहाँ से, और यहाँ से लाइंस निकलकर कहाँ जाएंगी? वो बाहर की तरफ जाएंगी। किस तरफ जाएंगी? तो ये तो तय हो गया कि अगर ये मेरे पास में पॉजिटिव बॉडी है और इसके आउटर सरफेस के लिए, देखो इसके फेस के लिए,
ये इसका फेस है बच्चों। इस फेस के लिए अगर मुझे लाइंस बनानी है ना, यहाँ पॉजिटिव है लाइन बाहर, यहाँ पॉजिटिव है लाइन बाहर, यहाँ पॉजिटिव है लाइन बाहर, यहाँ पॉजिटिव है लाइन बाहर। समझ में आ रही बात? यानी लाइंस जो है ना वो कहाँ जाने वाली हैं, बाहर की तरफ जाने वाली है। तो अब आपको इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है बच्चों जिसमें लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब जैसा मैंने कहा कि गलत दे रखा है इसके अंदर, तो बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कौन सा होगा जिसमें सारी की सारी लाइन कहाँ जाएगी, बाहर, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को? क्लियर? ओके, प्रॉब्लम नंबर 8 में आते हैं हम लोग बच्चों। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस स्मॉल a। ठीक है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना है। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। गॉस थ्योरम जब हम अप्लाई करते थे, गॉस की थ्योरम को जब हम किसी जगह अप्लाई करते थे तो वहां हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखते थे बच्चों। एक्सप्रेशन होता था ये, याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे चार्ज चाहिए, क्या चाहिए? अब चार्ज मैं कैसे निकालूंगा? चार्ज निकलेगा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने गिवन दे रखी है, कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? ए आर स्क्वायर। लेकिन मैं आर की जगह आर नहीं रख सकता हूं, ए रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें गोला दे रखा है, स्पेयर दे रखा है। क्या दे रखा है? और उस स्पेयर की जो रेडियस है वो स्मॉल ए है। क्या है? तो आर की जगह यहां रखा जाएगा स्मॉल ए, ये हो गया स्मॉल ए स्क्वायर। एरिया की जगह हम रखेंगे 4 पाई ए स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट। चलिए बताइए देखकर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 पाई ए टू दी पावर 4 इंटू कैपिटल ए और साथ में होगा एप्सिलॉन नॉट। बताओ बी ऑप्शन करेक्ट होगा या नहीं होगा? ये हमारी गॉस के थ्योरम का मेन पॉइंट है बच्चों। जो भी हम रिजल्ट्स निकालते थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस थ्योरम में अगर पढ़ रखा होगा आप लोगों ने तो यहां से निकालते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास में ई ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, समझ गए कहां से आया? अरे बोलो। एरिया हो गया ये, गोला है तो एरिया इतना हो गया और साथ में हो गया एप्सिलॉन नॉट। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? बी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 9 देखिए साहब, प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है आपके पास में? डाइपोल दे रखा है आपको। अब डाइपोल, नाम में ही डाइपोल आ गया साहब, यानी एक किनारे पर Q होगा, एक किनारे पर माइनस Q होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? एक तरफ होगा Q, दूसरी तरफ होगा माइनस Q, और उनके बीच का गैप कितना है? सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। आप इसकी लैंग्वेज को समझ जाओ, आप सवाल समझ गए और आपने सवाल बना दिया। क्या दे रखा है? द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज डिफाइन एज। एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल की डायरेक्शन। एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ, और वेरी इजी, डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होती है? अगर वो डायरेक्ट पूछता कि साहब डायरेक्शन बताओ तो हम झट से बता देते भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, लेकिन उसने डायरेक्शन नहीं कहा, उसने कहा एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब भी डायरेक्शन सही है, तो डायरेक्शन अब भी क्या होगी? नेगेटिव टू। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नहीं आया समझ में? नेक्स्ट, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको और एक नई बात यहां से आपको सीखने के लिए भी मिलेगी। देखो बेटा, ये है हमारे पास में डाइपोल, एक तरफ है माइनस क्यू, दूसरी तरफ है प्लस क्यू। यहां से इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट P दे रखा है और ये एंगल है 60 डिग्री यानी π/3। 60 डिग्री भी कह सकते हो, π/3 भी आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब छोटी सी एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब डाइपोल की वजह से आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, मैंने तो डायरेक्ट रिजल्ट बता रखा है आपको भाई, रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। लेकिन अब समय आ गया है इसके थोड़े से कंसेप्ट को देखने का, गौर से देखिएगा जरा।
ये आपको डाइपोल दे रखा है, ये आपको पॉइंट दे रखा है यहाँ पर। इस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं बच्चों, एक तो बनता है इस डायरेक्शन में और एक बनता है इस लाइन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन दिख रही है आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता है अलोंग द लाइन, एक बनता है परपेंडिकुलर टू द लाइन। इसे हमने नाम दिया E1। क्या नाम दिया? इसे हमने क्या नाम दिया? E2। रिजल्टेंट चला गया फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ, अरे चला गया, ये हो गई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? अब मान लिया कि ये एंगल है साहब हमारे पास में अल्फा, कितना एंगल है, और ये एंगल है हमारे पास में थीटा। दिख रहा है आपको? जरा बताओ अल्फा एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है? ER क्या है? रिजल्टेंट। और E1 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका अल्फा है। ठीक है, इस अल्फा को निकालने का जो तरीका है हमारे पास में वो ये है, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। समझ आ रही बात? चलो देखो जरा, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan, बेटा थीटा कितना हो गया? π/3 यानी 60 डिग्री। tan π/3 कोई बता सकता है tan π/3 की वैल्यू क्या होगी? √3/2 यहाँ है, इसकी वैल्यू √3 अपॉन में 2। अल्फा कितना आया हमारे पास में? tan इनवर्स √3/2, इतनी आ गई अल्फा की वैल्यू। अरे आ गया इतना अल्फा, लेकिन उसने हमसे अल्फा नहीं पूछा। देखो उसने हमसे क्या पूछा, उसने कहा कि बताओ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अब इतना तो आपको सबको पता है कि भाई एक्स एक्सिस तो इधर है, इधर है, रिजल्टेंट यहाँ चला गया, इस एंगल का नाम क्या है? अच्छा ये कितना है? π/, अगर ये π/3 है तो बताओ ये भी π/3 होगा या नहीं होगा? अरे बोलो, अब तुम बताओ कि ये तो रिजल्टेंट हो गया बेटा, हो गया रिजल्टेंट, और ये हो गया एक्स एक्सिस। बताओ ये पूरा एंगल बना रहा है नहीं बना रहा है? कितनी हो गई इस पूरे की वैल्यू? अल्फा प्लस π/3। अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स √3/2 प्लस π/3, इतना एंगल बनाएगा भाई हमारे पास में। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और x की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो इतना एंगल बनेगा हमारे पास में। मैं एक बार और बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखो बेटा ये तो हो गया डाइपोल अपने पास में, ये हो गया -q, ये हो गया +q। ठीक है, यह है डाइपोल का सेंटर और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपसे कहा कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कितना होगा। अब P पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ना बच्चों, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं P पॉइंट पर। एक तो होता है अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग, और एक होता है इस लाइन के परपेंडिकुलर। इसे हमने नाम दे दिया मान लो E2, और इसे हमने क्या नाम दे दिया? अरे बोलो, रिजल्टेंट चला गया हमारा यहाँ ER, हो गया ER। ये एंगल हो गया, हमने इस एंगल को मान लिया अल्फा। क्या मान लिया? ये हो गई एक्स की डायरेक्शन। बोलो हो गई या नहीं हो गई? अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? बोलो होगा या नहीं होगा? अरे बेसिक ही तो बात है यार, और क्या करना है? नहीं आया समझ में? तो बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है? अल्फा प्लस 60 है। अब इस अल्फा को निकालने का तरीका देखो आप क्या है। इस अल्फा को निकालने का तरीका है tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। इस tan अल्फा को निकालने का तरीका ये है, हाफ tan थीटा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan, बताओ थीटा कितना है आपके पास में? बोलो है या नहीं है? और बताओ tan 60 की वैल्यू क्या है आपके पास में? tan 60 की वैल्यू है √3 अपॉन में है 2। सो अल्फा कितना निकल गया बेटा आपके पास में? tan इनवर्स √3/2। ये हो गई हमारे पास में अल्फा की वैल्यू, हो गई अल्फा की वैल्यू। तो बताओ रिजल्टेंट के और एक्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है? अल्फा प्लस 60, अल्फा इतना हो गया प्लस 60 ऐड करेंगे, आंसर आ गया। बोलो समझे या नहीं समझे? यस और नो? एनी प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है आपका?
क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए कौन सा होने वाला है? बी होने वाला है या नहीं होने वाला है? π/3 प्लस tan इनवर्स √3/2। ठीक है, ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं 11 पर। देखो बेटा 11 क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ये हमें दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये टॉर्क की वैल्यू है, ये एंगल है, ये दो चार्ज के बीच का गैप है यानी डाइपोल की लंबाई है। अब टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास में होता है PE sin थीटा, होता है। टॉर्क की वैल्यू है 4 न्यूटन मीटर। P हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है ये 2 × 10⁵ साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। बेटा समझ आया? देखो आगे 4 = P इंटू 2 × 10⁵, यह है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। कितनी हो गई? ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। बताओ P की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास में? 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ये P निकल गया हमारा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन P नहीं चाहिए हमें, हमें चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? तो P को हम क्या लिख सकते हैं? Q × L। P हो गया 4 × 10⁻⁵। चार्ज हमें निकालना है, लेंथ हो गई 2 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। ठीक है, ये 2 से ये कैंसिल आउट, ये आ गया। -2 को इधर लेकर आओगे +2 हो जाएगा। 2 × 10⁻⁵, ये हो गया +2, ये हो गया Q। सो Q = 2 × 10⁻³ तो Q की वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी? 2 मिली कूलम। कितनी हो गई? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी होगा या नहीं होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास में। एनी डाउट? दोबारा से देख लीजिए आप एक बार। देखो आज तो हम लोग एक ही चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें जो अपना टारगेट रखना है ना, वो कम से कम 2 चैप्टर को एक दिन में फिनिश करना है हम लोगों को। यानी इस वीक हमारा जो काम है ना, ये रिवीजन का, रैपिड रिवीजन का, ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो जरा क्या कंडीशंस हम लोगों को दे रखी हैं बेटा। 5 बॉल हैं आपके पास में, कौन सी कंडीशन में हमारी जो सिचुएशन है वो सेटिस्फाई कर रही है? जब पहले वाली बॉल हमारी कैसी होगी? न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज और न्यूट्रल के बीच में भी अट्रैक्शन काम करता है। दूसरे केस में आपने देखा कि जो बीच वाला चार्ज रखा था वो +Q की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 2Q की वजह से उस पर ज़्यादा रिपल्शन काम करेगा। ठीक है, तीसरे सवाल में हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम ये तो कह सकते हैं कि पहले वाले में फोर्स मैक्सिमम होगा, लेकिन पहले वाले के बाद नंबर किसका आएगा हम ये नहीं कह सकते। उसके लिए हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, फिर जाकर पूरा ऑर्डर हमारा कहीं तैयार होगा। ठीक है बेटा, ओके। सवाल नंबर 4 में आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएगा, पॉजिट्रॉन एक तरफ जाएगा, दोनों पर सेम फोर्स काम करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। समझ आ रही बात? इस हिसाब से देखें तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो, समझ आ गई बात? अब इस फॉर्मूले को देखकर आपको एकदम से क्या याद आया कि साहब गॉस की थ्योरम काम कर रही है, और सिग्मा को देखकर याद आया कि चार्ज को सरफेस पर फैला रखा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन क्लोज सरफेस। आपने क्लोज सरफेस के ऊपर चार्ज को फैला रखा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए कि गॉस थ्योरम के वेरीफाई होने के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ का काम करना बड़ा जरूरी है। क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस केस में है? इसमें है या नहीं है? इसमें सिर्फ R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R² के नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास में। ठीक है, यहां आपने देखा यहां ऐसी लाइंस बनेंगी जो कहां जा रही हो? बाहर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कैसी होती? अंदर की तरफ। तो जो भी बाहर की तरफ लाइंस जाएंगी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8 समझ में आई बच्चों? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। EA = Q/ε0। क्यों निकाल दिया हमने? यहां से निकाल दिया ना क्यों हमने यहां से। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 9 समझे आप लोग? क्या होगी डाइपोल की डायरेक्शन? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट वाला समझ गए आप? ठीक है, और ये 11th वाला मैंने आपको जस्ट अभी बताया। अब आते हैं हम 12th पर। देखो सबसे पहले आप डायग्राम देखो, यह है आपके पास में एक शीट बच्चों। कैसी शीट है? सिंपल शीट आपके, जिसके ऊपर चार्ज को हमने फैला रखा है। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता।
भले ही कोई पॉइंट शीट से दूर रखा हो उस पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई नजदीक रखा होगा उस पर भी उतना ही होगा। तो Q वाला पॉइंट शीट से दूर है, अरे बोलो, और P वाला पॉइंट नजदीक है, तो यहां दूर और नजदीक होने का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। समझ आ रही बात? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा बिल्कुल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा। क्लियर हो गई बात? देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें Q और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम दे रखा हो? फर्स्ट है ना, फर्स्ट। इसके अलावा उन्हें भी पढ़ लेते हैं। कंडक्टिंग थिन शीट प्रोड्यूसेस, देखो दो बातें आपको बताते हैं, यहां इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। शीट भी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है कंडक्टिंग शीट, एक नॉन कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन कंडक्टिंग के कंपैरिजन में डबल होता है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, अपनी कॉपी में कहीं मेंशन कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट produces double electric field as compared to non-conducting sheet. Electric field due to conducting sheet produces double electric field as compared to non-conducting sheet. Important point है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? समझ आ गई बात? तो बताइए इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? इस हिसाब से पहले वाला भी करेक्ट है आपका, अरे बोलो, और देखो दूसरे वाला भी करेक्ट है आपका, है या नहीं है? अरे बोलो। और तीसरे वाले में कह रखा है कि यहाँ गॉस की थ्योरम काम नहीं करेगी। अरे भैया ये रिजल्ट ही तो हमने गॉस थ्योरम से निकाले हैं, ये कह रहा है कि गॉस थ्योरम ही काम नहीं करेगी यहाँ पर, ये बात गलत है, ठीक है? तो स्टार्टिंग के दो हमारे करेक्ट हैं, पहले वाला करेक्ट है और सेकंड वाला करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन? एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं AR पर, एसर्शन रीजन पर। सवाल नंबर 13। A metallic ball is suspended in a uniform electric field with the help of insulating thread when a high energy X-rays beam fall on the ball। देखो भाई ऐसा है, शुरुआत में जो बॉल है ना उस पर कोई चार्ज नहीं है, बाद में हमने बॉल के ऊपर एक्सरेज डाल दी, एक्सरेज डालने से बॉल हो गई चार्ज। क्या हो गई? पहले बॉल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बॉल के ऊपर एक्सरेज को डाला तो बॉल हो गई चार्ज, और चार्ज बॉल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो बताओ उस पर फोर्स काम करेगा नहीं करेगा? तो पक्का वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो एसर्शन तो करेक्ट है साहब, एसर्शन बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट है। समझ पाए मेरी बात को? क्या सीखा आपने एसर्शन से? अगर हम किसी मेटालिक बॉल पर एक्सरेज डालते हैं तो एक्सरेज डालने से वो बॉल क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने के बाद उस बॉल को रखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बॉल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? डिफ्लेक्ट होने का मतलब है फोर्स की वजह से रखा यहां था, यहां खिसक गई। समझ में आ रही बात? ओके, तो एसर्शन तो करेक्ट है। द बॉल विल ऑसिलेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेट नहीं करेगी, सिर्फ डिस्प्लेस होगी, यहां से यहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऑसिलेट करने का मतलब तो ये हो गया, ऐसे ऐसे तो नहीं होगी, बस खिसक जाएगी आपस में। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये तो है करेक्ट और ये है इनकरेक्ट, ए है करेक्ट और यानी एसर्शन है करेक्ट और रीजन है इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं 14 पर। इफ द बॉब माने वही बॉल की जो बात हो रही है, ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कैप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन सेम। देखो सवाल समझने वाला है, ध्यान से। इस बार ये तो नहीं कह रखा है कि बॉब के ऊपर पहले से कोई चार्ज है, अरे बोलो यार। ये तो नहीं कह रखा है कि बॉब के ऊपर पहले से कोई चार्ज है, नहीं है। बॉब का मतलब है सिंपल पेंडुलम का वो जो नीचे का हिस्सा है, बॉल टाइप हिस्सा है, आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। भैया चार्ज तो है नहीं बॉल के ऊपर, जब बॉल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब यह है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट? उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे वो ऑसिलेट कर रहा था बाद में भी बिल्कुल वैसे ही ऑसिलेट करता रहेगा, यानी एसर्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। उसके टाइम पीरियड के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हो गई बात? दूसरी कंडीशन में देखते हैं, अगर बॉब के ऊपर चार्ज होता, अगर बॉब के ऊपर अगर चार्ज होता तो चार्ज होने से क्या तो उसका ऑसिलेशन और तेज बढ़ जाता क्योंकि इस पर फोर्स काम करता, या थोड़ा ठंडा पड़ जाता, कम हो जाता, यानी क्या तो टाइम पीरियड बढ़ जाता या टाइम पीरियड घट जाता। अगर इसने दोनों में से कोई एक भी कह रखा है
तो उसे भी हम सही मान लेंगे। समझ में आ रही बात? क्या तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा? नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, अगर पेंडुलम के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो काहे का फोर्स काम करेगा उसके ऊपर? कोई फोर्स ही नहीं काम करेगा उसके ऊपर। अरे समझ आ रही बात? कभी कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि न्यूट्रल पर भी फोर्स काम करता है। वो तब काम करता है जब चार्ज बॉडी के पास कोई न्यूट्रल बॉडी लाकर रखोगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बॉडी को रख दिया हम लोगों ने, तो उसकी स्पीड पर रिटार्डेशन एक्सीलरेशन कुछ नहीं होगा, जैसे ऑसिलेट कर रहा था वैसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। और अगर मैंने बॉब के ऊपर कोई चार्ज दे दिया, क्या तो उसका ऑसिलेशन बढ़ जाएगा या उसका ऑसिलेशन धीमा पड़ जाएगा? तो इस केस में क्या तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या टाइम पीरियड घट जाएगा? क्लियर हो रही बात? तो असर्शन तो पूरी तरीके से करेक्ट था। अब रीजन पर आ जाते हैं। इफ बॉब इज चार्ज एंड कैप्ट इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड द टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज। हो सकता है, मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट भी हैं। ये दोनों आपस में, इसका मतलब है कि रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन भी करता है, क्योंकि दोनों केस के अंदर टाइम पीरियड की ही बात हो रही है। पहले केस में फर्क इतना है कि चार्ज नहीं है, दूसरे केस में इतना है कि चार्ज है। समझ में आ रही बात? पहले केस में तो चार्ज नहीं है, बॉडी कैसी है? न्यूट्रल। दूसरे केस में चार्ज है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो दोनों करेक्ट है साहब। अब आते हैं 15 पर। किसका बी है? 14 का बी। रीजन तो करेक्ट है वैसे। इफ द बॉब इज चार्ज एंड कैप्ट इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टाइम पीरियड, ठीक है, इसने कह रखा है तो कह देते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से तो यार चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये कंडीशन दे रखी हो कि टाइम पीरियड की एक सर्टेन वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, बढ़ रहा है घट रहा है, या चार्ज पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, इस वजह से हो सकता है। नहीं तो आप देखो कि पहले वाले में चार्ज नहीं था इसीलिए टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरे में चार्ज आ गया, और चार्ज आ गया तो उसके ऊपर फोर्स काम करेगा, टाइम पीरियड की वैल्यू हाँ डिक्रीज कर जाएगी। टाइम पीरियड की वैल्यू हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। क्या कहें फिर इसे? जो तुम्हें अच्छा लगे लगा लेना, और क्या। 15वें पर आ जाइए। ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एट द सेम रेट इन बोथ द केसेस। भैया जब पॉइंट चार्ज की बात होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डाइपोल में आर की पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या दोनों सेम है? पॉइंट चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड आर की पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी के साथ घटेगा इन कंपैरिजन टू पॉइंट चार्ज। तो दोनों में सेम रेट से नहीं घटेगा, डाइपोल में तेजी के साथ में घटेगा, पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में। तो यहाँ तो पहला ही गलत हो गया, एसर्शन ही गलत हो गया, तो डी हो गया आपका। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अरे बोलो भाई। तो ये हो गए पहले चैप्टर के 15 सवाल। मतलब अरियन ने सवाल बढ़िया निकाले हुए हैं, 15 के 15 अच्छे क्वेश्चन निकाले हुए हैं। ऐसे सोच के निकाले हुए हैं कि अगर पेपर अच्छा आया तो किस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके सामने हैं। समझ में आ गए? कोई सवाल ऐसा है जो दोबारा से बताना है तो क्लियर कर लो एक बार। पहला समझ में आ गया? कैसा चार्ज रहेगा? दूसरे केस में किस तरफ चलेगा? 2Q की वजह से ज्यादा फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से वो इधर चलना स्टार्ट कर देगा। तीसरे वाला आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चौथे वाला समझ गए? पांचवा समझ गए? छठवा समझ गए? सातवें में करेक्शन है, करेक्शन समझ गए क्या है? ओके। आठवां समझ गए? आठवां भूल मत जाना, बस इतना ध्यान रखना, EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्साइलन नॉट। एप्साइलन नॉट को इधर ले जाना पड़ेगा, तब आप चार्ज कैलकुलेट करोगे। डाइपोल की डायरेक्शन समझ गए? नई बात आपको सीखने के लिए मिली सवाल नंबर 10 से मिली। क्या फॉर्मूला है? tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा।
एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E1। समझ में आ गई बात? याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ हमने लेंथ निकाली, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, ये AR हमने सॉल्व किए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 15 सवाल आपके तैयार हो गए, ठीक। अब हम बढ़ जाते हैं आगे और आ जाते हैं अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारे इस हफ्ते का टारगेट है बच्चों। 105 क्वेश्चन हैं आपके, 105, 105 के 105 क्वेश्चन हमें खत्म करने हैं इस हफ्ते। उसके बाद फिर सीधा हम मॉक टेस्ट पेपर आपके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज वर्सेस आर ग्राफ फॉर अ पॉइंट चार्ज इज इनकरेक्ट। भाई साहब, V का मतलब है पोटेंशियल, और पोटेंशियल और R के बीच में जो रिलेशन है, अबे सुनो ध्यान से, पोटेंशियल और R के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। कैसा है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो ऐसा ही बनता है नहीं? तो ये करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ग्राफ बनेगा, ये भी करेक्ट है। समझ आ रही बात? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनता है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो नहीं बनता। ये ग्राफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनता है। किसका बनता है? डायरेक्टली तो नहीं है यहाँ पर। तो यही हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट का मतलब है उसने इनकरेक्ट ही पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बोलो। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं बेटा। देखो सेकंड प्रॉब्लम पर क्या है, सवाल जरा समझ लीजिएगा। एक चार्ज रखा है सेंटर में और सेंटर में रखा है Q चार्ज। इस Q चार्ज से जितना दूर A है उतना ही दूर B है। बोलो है या नहीं है? हमने 1 कूलम के चार्ज को यहां से उठाकर यहां रख दिया। अब तुम एक बात बताओ, इस Q चार्ज की वजह से जितना वोल्टेज यहां बन रहा होगा उतना ही वोल्टेज यहां बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा? जितना वोल्टेज यहां होगा बिल्कुल उतना ही वोल्टेज यहां होगा। अगर सेम वोल्टेज वाले पॉइंट से उठाकर सेम वोल्टेज वाले पॉइंट पर रख देंगे तो 0 वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में 0। नहीं समझ में आया? ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। दिख रहा है? आपने P से उठाया और P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? सरकमफेरेंस पर। उठाकर L पर रख दिया, ये भी सरकमफेरेंस। जितना पोटेंशियल यहां उतना ही पोटेंशियल यहां, तो P से लेकर L तक जाने में 0 वर्क करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? P से उठाया, M पर रख दिया, ये भी सरकमफेरेंस पर, ये भी सरकमफेरेंस पर। अरे है सरकमफेरेंस पर। जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा, तो यहां से यहां जाने पर भी कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। ये भी सरकमफेरेंस पर, ये भी सरकमफेरेंस पर, है या नहीं है? तो यहां से यहां जाने पर भी कितना वर्क करना पड़ेगा? भाई साहब इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। क्या P से K जाने पर भी 0 करना पड़ेगा? K वाला पॉइंट सरकमफेरेंस पर है, कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। कोई ना कोई सर्टेन वर्क डन हमें जरूर करना पड़ेगा। यानी यहां से लेकर यहां तक जाने पर 0, यही मैक्सिमम होगा। यही क्या होगा भाई? बाकी 3 केस में तो 0 ही हो गया, तो उसने मैक्सिमम पूछ रखा है हमसे। देखो पूछ रखा है नहीं पूछ रखा है, तो करेक्ट आंसर हो गया P2K, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोलो। अच्छा अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है भाई हमारे पास में। एक कंडक्टिंग स्फीयर is given a positive charge capital Q, then which of the following statement is are correct regarding the given system। पहले तो आप देखो बात काहे की हो रही है, कंडक्टिंग स्फीयर की। होलो स्फीयर नहीं कह रखा है कि हम झट से इसके पीछे लग जाएं। कंडक्टिंग स्फीयर कह रखा है, होलो भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है। अगर होलो हुआ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल कांस्टेंट। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अरे बोलो। लेकिन एक बात ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, चाहे होलो स्फीयर हो उसमें भी कॉमन है, चाहे सॉलिड हो उसमें भी कॉमन है। इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चाहे होलो स्फीयर हो, इलेक्ट्रिक लाइन उस केस में भी सरफेस से 90 बनाएंगी। चाहे सॉलिड स्फीयर हो, उस केस में भी इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। नॉर्मल का मतलब तो समझते हो, यानी परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चाहे आपका होलो स्फीयर हो चाहे आपका सॉलिड स्फीयर हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
बेटा समझ में आया? यस और नो में जवाब दो। पक्का? हाँ? स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन समझ में आ गए? कोई डाउट है किसी को? पहले वाले का कौन सा ऑप्शन हो गया? पता चला ना क्यों है? दूसरे वाले का कहाँ मैक्सिमम करना पड़ेगा? P2K में। P2 चौथे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, 5वें क्वेश्चन के अंदर आते हैं। देखो 5वां क्या है, ये रहा आपके पास में। आपको निकालना है वर्क। क्या निकालना है? वर्क का फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास में चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, अब देखो माइनस, बताइए आई के सामने क्या लिखा हुआ है? A1 लिखा हुआ है, और यहां आई के सामने तो ये हो गया माइनस के A1A। अरे हो गया। J के सामने क्या है? और यहां J के सामने तो ये हो गया A2B। पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया इतना। यहां K है लेकिन वहां K नहीं है, इसलिए K वाला नहीं किया हम लोगों ने। ये पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दिया हमने। नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड में I के सामने लिखा हुआ है A1, डिस्टेंस में I के सामने लिखा हुआ है A, मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ J के सामने लिखा हुआ है A2, वहाँ J के सामने लिखा हुआ है B, मल्टीप्लाई कर दी। ये निकल गया पोटेंशियल का डिफरेंस। किसका डिफरेंस? अब इसे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे। कर देंगे यहाँ पुट। बोलो क्या आंसर आएगा? D बनेगा आंसर। क्या बनेगा? सो D ऑप्शन इज करेक्ट। डन? पक्का? बोलो। नाम भी इनका क्या है? द क्वालिफायर्स। समझ रहे हो क्यों रखा तो द क्वालिफायर्स इनका नाम? क्यों रखा? कम से कम क्वालिफाई तो कर ही जाओगे तुम लोग, ठीक है? नहीं, कम से कम क्वालिफाई तो कर ही जाओगे, ठीक है? पढ़ के आना। 20 सवाल करवाए मैंने आज, 20 के 20 आने चाहिए तुम लोगों से, ठीक है? एक हफ्ते में इसका पूरा काम खत्म।